Hello viewers, welcome once again to Sohail Tutorials Hub of Prose and Poetry. Today we are back again with another poem, The Bridge Builder, which was written by Will Allen Dromgoole. विल एलन ड्रॉमगुल का जन्म 1860 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 में हुई थी. शी वॉज एन अमेरिकन ऑथर एंड पोएट. शी हैज़ रिटन मोर देन 7,500 पोएम्स एंड 5,000 essays. शी रोट 13 बुक्स इन हर लाइफ टाइम. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 13 बुक्स लिखी थी, जिसमें से द आइलैंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स काफ़ी फेमस हुई थी. शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल नेवल ऑफिसर ऑफ USA. The Bridge Builder is her most famous poem and has been reprinted several times. यहाँ पर The Bridge Builder means पुल निर्माण करने वाला. Bridge यानी पुल, builder यानी निर्माण करने वाला. The poem tells us the story of an old man who came across a wide chasm. After crossing over, he decided to build a bridge. While he was building it, a fellow traveler came along and asked him why he was building a bridge when he had already crossed the chasm. The old man said that he was building it for another traveler who might find it difficult to cross the chasm. The poem focuses on the fact that people should not be selfish and that they should think about others and not just about themselves. तो ये पोम उस इंसान के बारे में बताई जा रही है. एक बूढ़ा इंसान होता है, वो जा रहा होता है हाईवे की तरफ. जब वो उस तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे काफ़ी गहरी खाई मिलती है, जो काफ़ी गहरी भी रहती है और चौड़ी भी रहती है. तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पर एक ब्रिज तैयार करूँ. तो जब वो ब्रिज बना रहा होता है तो उसके साथ का जो ट्रैवलर होता है वो काफ़ी देर तक देखता है तो और उससे सवाल करने लगता है कि आपने जब इस खाई को क्रॉस कर ही लिया है और आज आप जाने भी वाले हो, लास्ट डे आपका, तो फिर आप क्यों बना रहे हो, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है. तो वो बूढ़ा इंसान ये कहता है कि मुझे तो डर भी नहीं लगा और मैंने इसे आसानी से क्रॉस भी कर लिया है क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस इंसान हूँ. तो लेकिन जो मेरे पीछे और भी लोग आएंगे, उन लोग हो सकता है इस चांद की रोशनी में जब शाम के वक्त रोशनी कम हो सकता है इसमें गिर जाए या उन्हें कोई चोट पहुंच जाए. तो मैं उन लोगों के लिए ये ब्रिज बना रहा हूँ. तो ये पोम हमारे आज के जनरेशन, आज के यूथ के लिए बहुत बड़ी मैसेज है कि वी शुड नॉट बी सेल्फिश, वी हैव टू थिंक ऑफ अदर्स ऑल्सो. सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द पोम. इसकी राइमिंग स्कीम और फिगर्स ऑफ स्पीच को भी हम समझेंगे. तो देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा को. An old man going alone highway came at the evening cold and grey to a chasm vast and deep and wide, through which was flowing a sullen tide. The old man crossed in the twilight dim. The sullen stream had no fear for him, but he turned when safe on the other side and built a bridge to span the tide. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा फर्स्ट. इसके राइमिंग स्कीम को हम देखते हैं. फर्स्ट लाइन देखिए, द लास्ट वर्ड इज हाईवे. सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड ग्रे. सो ग्रे एंड हाईवे बोथ आर राइमिंग वर्ड्स, तो इसे हम ए और ए समझ लेते हैं. देन द थर्ड सेंटेंस, थर्ड लाइन देखिए, इसका लास्ट वर्ड वाइड एंड फोर्थ वन टाइट. तो वाइड टाइट बोथ आर राइमिंग वर्ड्स, तो इसे हम बी और बी समझ लेते हैं. ए बी बी हो गया यहाँ पर. देन सी द नेक्स्ट लाइन, डिम एंड हिम. डिम हिम, ये सी समझ लेते, तो सी सी. देन द लास्ट टू लाइन साइड एंड टाइड. दिस साइड एंड टाइड अगेन राइम्स विद वाइड एंड टाइड. जो हमने थर्ड लाइन में वाइड और टाइड है उसके साथ ये भी राइम कर रहा है, साइड एंड टाइड. तो वाइड टाइड को हमने बी समझा था, तो यहाँ पर साइड टाइड भी बी होगा. यानी इसका पूरा राइमिंग स्कीम क्या हुआ, ए बी बी सी सी एंड अगेन बी बी. ए बी बी सी सी बी बी. सो पूरे पोएम में यही सेम राइमिंग स्कीम फॉलो हुई है. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. एन ओल्ड मैन गोइंग अलोन हाईवे केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे. एक बूढ़ा इंसान जा रहा था अकेला, किस तरफ, हाईवे की तरफ जा रहा था. केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, तो शाम के वक्त पहुंचा. यहाँ पे कोल्ड एंड ग्रे का मतलब ये हुआ कि शाम का वक्त जब पूरे आसमान पे बादल छाई हुई होती है और जिससे रोशनी थोड़ी कम हो जाती है. तो शाम के वक्त जब पूरे आसमान पे बादल छाए हुए थे तो उस वक्त वो हाईवे की तरफ जा रहा था. तो जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने क्या देखा, टू ए chasm वास्ट एंड डीप एंड वाइड
थ्रू विच वॉज फ्लोइंग ए सलन टाइड। यहाँ पे कैज़म का मतलब होता है अ डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, यानी ज़मीन पे काफ़ी गहरी जहाँ पे खाई हो, गड्ढा जैसा हम समझ सकते हैं। तो डीप क्रैक था वहाँ पे, काफ़ी बड़ी ओपनिंग थी जिसके नीचे से पानी की धारा बह रही थी। सलन का मतलब है डार्क एंड अनप्लेजेंट, मतलब जो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी और काफ़ी अंधेरा था उसमें। तो जब ये बूढ़ा इंसान उस तरफ बढ़ा, उसने देखा कि रास्ते में काफ़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्विलाइट डिम, द sullen stream had no fear for him, but he turned when safe on the other side and built a bridge to span the tide. तो जब ये ओल्ड इंसान उधर पहुंचा, उसने बहुत आसानी से, ट्विलाइट डिम का मतलब होता है कि चांद की जो रोशनी होती, जो काफ़ी कम रहती है, उस रोशनी में भी इसने आराम से उस खाई को पार कर लिया। द sullen stream had no fear for him, और उसे डर भी नहीं लगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस इंसान थे और ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा सफ़र उनका कट चुका था, तो इसलिए उन्हें पता था कि कहाँ पर कैसे संभल के रहना है, कैसे संभल के चलना है। बट ही टर्न्ड व्हेन सेफ ऑन द अदर साइड एंड बिल्ट ए ब्रिज टू स्पैन द टाइड। जब खाई के उस पार पहुँच गए तो वो पीछे मुड़ करके ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। स्पैन का मतलब होता है टू क्रॉस यहाँ पर, यानी इस पूरे स्टैंडर्ड में आपको क्या समझ में आया कि एक बूढ़ा इंसान जो हाईवे की तरफ जा रहा था, शाम का वक्त था, रास्ते में काफ़ी बड़ी खाई थी जो बहुत डीप था, तो वो उस खाई को बहुत आसानी से पार कर लेते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे और संभल के चल भी सकते थे। जब वो रास्ता क्रॉस कर लेते हैं तो फिर पीछे मुड़कर ब्रिज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है हम देखते हैं। सी द नेक्स्ट स्टैंजा। ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, यू आर वेस्टिंग योर स्ट्रेंथ विद बिल्डिंग हियर। तो एक पिलग्रिम हम किसे कहते हैं, एक तीर्थयात्री। तो वो इस ओल्ड मैन को आवाज़ देता है, ओल्ड मैन यू आर वेस्टिंग योर स्ट्रेंथ विथ बिल्डिंग हियर, तुम अपनी ताकत तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो इस ब्रिज को बनाने में। योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। यहाँ पर जर्नी का मतलब होता है यात्रा और एंडिंग डे का मतलब है जब पूरा दिन ख़त्म होकर शाम स्टार्ट होती है। तो वो ये पूछता है कि तुम्हारी जर्नी यानी तुम्हारी यात्रा तो आज शाम के साथ ही ख़त्म हो जाएगी और तुम यहाँ फिर दोबारा आने वाले भी नहीं हो, तो फिर तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो और अपनी इतना स्ट्रेंथ क्यों लगा रहे हो। यू हैव क्रॉस द chasm डीप एंड वाइड। डीप का मतलब होता है काफ़ी गहरा और काफ़ी चौड़ा, वाइड का मतलब होता है चौड़ा। वाई बिल्ड दिस ब्रिज एट इवनिंग टाइड, तो इस शाम के वक्त में तुम क्यों इतने गहरे और इतने चौड़े कैज़म को, उस पर ब्रिज क्यों बना रहे हो। ये क्वेश्चन कौन पूछता है, अ फेलो पिलग्रिम, जो दूसरा तीर्थयात्री होता है वो पूछता है इस ओल्ड मैन से। तो अब हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन इस क्वेश्चन का क्या जवाब देते हैं। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टैंजा। The builder lifted his old grey head. Good friend, in the path I have come, he said. There followed after me today a youth whose feet must pass this way. This chasm that has been as notched to me, to that fair-haired youth may a pitfall be. He too must cross in the twilight dim. Good friend, I am building this bridge for him. सो द बिल्डर लिफ्टेड हिज ओल्ड ग्रे हेड। यहाँ पे बिल्डर कौन है, बिल्डर का मतलब होता है निर्माण करने वाला। तो यहाँ पे निर्माण करने वाला कौन है, द ओल्ड मैन। तो जब इस पिलग्रिम के आवाज़ को वो सुनता है और उसकी बातों को वो सुनता है, तब वो ओल्ड मैन अपना सर उठाता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है, गुड फ्रेंड, इन द पाथ आई हैव कम, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, he said, there followed after me today a youth whose feet must pass this way. तो मेरे पीछे एक यूथ आएगा आज जो इस रास्ते से होके गुजरेगा। फीट का मतलब होता है पाँव चल के आना, तो मेरे पीछे वो भी यूथ चल कर के आएगा। दिस chasm that has been as notched to me, notch का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। ये chasm मेरे लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हूँ, मैं कई बार इस रास्ते से आ चुका हूँ। To that fair-haired youth may a pitfall be.
तो ये मेरे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन उस यूथ के लिए या फिर जो और भी लोग इसके पीछे आएंगे उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई डेंजर सिचुएशन हो सकता है उनके साथ। तो ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम, तो वो यूथ जो होगा, जो मेरे पीछे आएगा, उसे भी इसी रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा, इसी ट्विलाइट डिम में। ट्विलाइट का मतलब चाँद की रोशनी में, जब रोशनी काफ़ी कम होती है तो इसी अंधेरे में, कम रोशनी में उसे इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। गुड फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, तो मैं ये किसके लिए बना रहा हूँ? उस इंसान के लिए बना रहा हूँ जो मेरे पीछे आएगा। तो ये हमारा पोम का समरी था। नाउ व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम? हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन ज़रूर आया होगा जहाँ पर हमने ये सोचा होगा कि ये तो हमारा काम नहीं है, हम क्यों इसमें पढ़ने जाएं। अब देखिए, जैसे ही हम रास्ते से गुजरते हैं, कई जगहों पे कभी जब तूफ़ान आती है तो पूरे पेड़ पौधे सारे गिर जाते हैं, बहुत जगह पे मतलब गंदगी रहती है, तो हम ये सोचते हैं कि ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है, हम इसमें क्यों पड़े। बट हम ये भूल जाते हैं कि हम जो आम इंसान हैं, हमें ही इस रास्ते से पहले गुजर के जाना होता है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आवाज़ तो बन सकते हैं ना, हम इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हों या फिर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, जिन्हें ये सब काम असाइन किया जाता है, वो लोग इस तरीके का प्रॉब्लम जहाँ भी हो उसे जल्द से जल्द सॉल्व करें और एक्शन ले। नाउ लेट अस लुक एट द फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस पोम। फर्स्ट स्टैंजा को हम देखते हैं। इसमें एन ओल्ड मैन गोइंग अ लोन हाईवे, तो इस लाइन में एजोनेंस है। What is assonance? It is the repetition of vowel sounds in the same line. एक ही लाइन में vowel sound अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। अब कैसे, देखिए यहाँ पर ओल्ड में ओ, देन गोइंग में ओ साउंड है, आगे फिर से लोन अगेन ओ साउंड, तो यहाँ पर तीन हमारे वोवेल्स हो गए, ओल्ड, गोइंग एंड लोन, तीनों में ओ की आवाज़ आई है, तो इसे हम एजोनेंस कहते हैं। अब देखते हैं सेम स्टैंजा का फिफ्थ लाइन, द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्विलाइट डिम। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी, क्योंकि द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम, यानी हम इसको अपने 5 सेंसेस से इमेजिन कर सकते हैं कि चांदनी रात है और एक ओल्ड मैन उस खाई को पार कर रहा है, तो आप एक्चुअली इसे इमेजिन कर सकते हैं। तो जब हम किसी सीनरीज़ को या किसी चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं अपने 5 सेंसेस से, तो उसे हम इमेजरी कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है। सी द नेक्स्ट लाइन, द सलन स्ट्रीम हैड नो फियर फॉर हिम। अब इसमें सलन और स्ट्रीम दोनों में सा की आवाज़ आई है, तो व्हेन ए कंसोनेंट साउंड इज़ रिपीटेड, और वो भी एक वर्ड के तुरंत ही दूसरे वर्ड में भी अगर सेम साउंड आ रही है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, बट ही टर्न्ड व्हेन सेफ ऑन द अदर साइड एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं हुए हैं, ये सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है सेकंड लाइन तक, और सेकंड लाइन के एंड में फुल स्टॉप है, यानी ये एक सिंगल आइडिया दे रहा है इन 2 सेंटेंस। तो जब हम एक सिंगल आइडिया को कन्वे करते हैं 2 सेंटेंस में, उसे हम एन्जाम्बमेंट कहते हैं, और इट इज़ नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट्स। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा। इसमें फिगर ऑफ स्पीच आप देखिए थर्ड लाइन में, योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे। अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो दूसरा पिलग्रिम होता है वो क्या कहता है कि तुम्हारी तो जर्नी आज एंड होने वाली, फिर तुम क्यों बना रहे हो ये ब्रिज को। ऐसा लगता है जैसे उस पिलग्रिम को पता होगा कि कब वो उसकी जर्नी एंड होने वाली है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कहते हैं हाइपरबोल। व्हेन वी एक्सेजरेट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में ऐसी बोल देना, या फिर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, या फिर जिसके बारे में अच्छी से जानकारी नहीं है हम यूं ही बोल देते हैं, उसे हम हाइपरबोल कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है। नाउ सी द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। इसमें वाई बिल्ड दिस ब्रिज एट इवनिंग टाइड, यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, क्योंकि देखिए व्हाट इज़ एलिट्रेशन, आई टोल्ड यू कि व्हेन अ कंसोनेंट साउंड इज़ रिपीटेड। In second stanza, build and bridge, B sound. In third stanza, builder lifted old head, D sound. तो इसे हम कंसोनेंस या फिर एलिट्रेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर आप इमेजिन भी कर सकते हैं ओल्ड ग्रे हेड, यानी ओल्ड मैन जिसकी
पूरा हेयर जो है ग्रे हो गए हैं। तो आप एक्चुअली इसे इमेजिन कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम इमेजिन कर सकते हैं उसे हम इमेजरी कहते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है? एक है सिम्बोलिज्म। व्हाट इज सिम्बोलिज्म? इट इज़ अ सिंबल विच इज़ यूज टू सिग्निफाई सम आइडिया और क्वालिटीज़। जैसे कि यहाँ पर जो ब्रिज है, ये ब्रिज इट इज़ अ सिंबल ऑफ ईज़, क्योंकि किसी खाई को पार करने के लिए ब्रिज अगर वहाँ पे बनी होगी तो ये यात्रियों के लिए काफ़ी आसान है उस खाई को पार करने के लिए। तो इट इज़ सिंबल ऑफ ईज़। वेर एज कैज़म सिम्बलाइजेस डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच है इस पोम के। दिस पोम शोज एन ओल्ड मैन हु शोज हिज कंसर्न फॉर हिज जनरेशन। ठीक है, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द राइमिंग स्कीम, summary, moral of the poem, and also the figures of speech of this poem. Still, if you have any doubts or if you want me to explain any other poem, please write me in the comment section. I have also uploaded video on daffodils and the cold within poem. Do watch that video also. And if you find my videos useful, please press the like button, share and subscribe my channel. Hit on the bell icon to get further notifications. Thank you so much for watching. Stay connected, stay blessed, and keep supporting me.